नमस्कार दोस्तों, आइए आज सुनते हैं संतोष चौबे की कहानी सूर्यास्त। हम लोग जिस पहाड़ी ढलान से नीचे उतर रहे थे उसे रास्ता कहना ठीक नहीं होगा। एक पगडंडी सी थी जो लोगों के आने जाने से बन गई थी। पर्यटकों की सुविधा के लिए उस पर बजरी वगैरह डालकर फिसलन थोड़ी कम कर दी गई थी, लेकिन फिर भी उस पर काफी संभल संभल कर चलना पड़ रहा था। पगडंडी के दोनों ओर लगे पेड़ों की डालियां जैसे झुककर हमें छू लेना चाहती थी और हम कभी उनके स्पर्श से सिहरते हुए, कभी उनसे बचकर निकलते हुए नीचे कई गहराइयों में छुपे झरने की तरफ बढ़ते चले जा रहे थे। वातावरण में गीली मिट्टी, हरे पेड़ों और जंगली फूलों की अजीब सी मिलीजुली गंध बसी हुई थी, जिसका स्वाद हमारे लिए बिल्कुल नया था। हम अपने भीड़-भाड़ वाले शहर से लगभग भागकर वहां आए थे, औपचारिक रिश्तों, औपचारिक बातों और औपचारिक लड़ाइयों से बचकर कुछ समय बिल्कुल अपनी तरह से गुजारने के लिए। वहां ऑफिस नहीं था, रोज दिखने वाले परिचित चेहरे नहीं थे, जानी पहचानी सड़कें और इमारतें नहीं थी। यहाँ खूब समय था हमारे पास घूमने के लिए, ढेर सारी जगह थी और थी प्रकृति अपने अनगिनत रंगों के साथ हमें भीतर तक तरोताजा कर सकने के लिए। पिछले 3 दिन से हम काफी खुश थे। हम यानी मैं, मेरी पत्नी कीर्ति, बेटा रजत और बिटिया शुभ्रा। ठहरने की जगह भी हमें अच्छी खासी मिल गई थी, बाजार से दूर एकांत गेस्ट हाउस में, जिसके चारों ओर खूबसूरत बगीचा और लॉन था और जिसके बीचों बीच अंग्रेजों के जमाने की ऊंची छत वाली कैंटीन थी, जिसमें सस्ते दामों पर ठीक ठाक खाना मिल जाता था। बच्चे सुबह उठते और लॉन में खेलने, घूमने या झूला झूलने निकल जाते। मैं और कीर्ति आराम से सोकर उठते और कैंटीन में एक गरम चाय का प्याला धीरे धीरे खत्म करने के बाद टहलने निकल जाते। सुबह की हल्की ठंडक से भरा हवा का स्पर्श मन में एक अजीब सी सिहरन पैदा कर देता और न जाने कौन कौन सी यादें ताजा हो जाती। हम लोग दूर तक घूमने जाते और ढेर सारी बातें करते, आराम से लौटते, कैंटीन में नाश्ता करते और आकर लॉन पर हल्की धूप में पसर जाते, नन्हे लाल का इंतजार करते हुए। नन्हे लाल उस पहाड़ी पर्यटन स्थल पर पर्यटकों को सैर कराने वाली जीप का ड्राइवर था। दुबला पतला 1.5 पसली का आदमी, काली पैंट, चमकदार लाल शर्ट और तिरछी केप में वह दूर से ही नजर आ जाता। हरे और पीले रंग से पुती उसकी जीभ भी दूर से ही चमक जाती और बच्चे शोर मचाने लगते, नन्हे लाल आ गया, नन्हे लाल आ गया। वो आता और मुस्कुराते हुए कहता, तो चलें साहब। पिछले दिनों गेस्ट हाउस के मैनेजर ने उससे पहचान कराते हुए कहा था, इस इलाके का सबसे अच्छा ड्राइवर है साहब, पूरी तरह सेफ, चप्पा चप्पा जानता है और दाम भी रीजनेबल, आप तो इसी की जीप ले लीजिए। अपने 2-3 दिन के प्रवास में हमें उससे कोई शिकायत नहीं हुई थी। वो ड्राइवर भी था और गाइड भी। ठीक 10 बजे जीप लेकर पहुंच जाता और दिन भर का प्लान पेश कर देता। हाँ साहब, तो आज चलते हैं जटाशंकर, गुप्त महादेव, अप्सरा विहार और पांडव गुफाएं। आप चाहे तो पार्क भी दिखा देंगे। दोपहर का खाना आप मधुबन में खा लीजिएगा। 2 बजेगा, कुछ नाश्ता वाश्ता साथ रख लीजिए। हम लोग बैठते और वो अपना टेप चालू कर देता। जानते हैं साहब, पांडव गुफाओं में पांडव आकर रहे थे अपने वनवास के समय, और जब महादेव जी भस्मासुर से बचकर भागे थे, यहीं गुप्त महादेव में आकर छुप रहे थे। फिर महादेव गुफा के सामने उन्होंने स्त्री का रूप धरकर भस्मासुर का वध किया था। जाने कहां-कहां से लोग पैदल चलकर उनके दर्शन करने आते हैं। शुभ्रा चकित होकर पूछती, महादेव जी अभी भी वहीं रहते हैं क्या? और वो हंसते हुए कहता, वही दिखाने तो आपको ले चल रहे हैं। शाम होते न होते नन्हे लाल हमें अगले दिन के लिए लुभाना शुरू कर देता। वो दूर जो चोटी आपको दिख रही है ना, वही चौरागढ़ है। शिव जी की बहुत बड़ी प्रतिमा है वहां पर। शिवरात्रि के दिन हजारों लोग त्रिशूल चढ़ाने जाते हैं। कोई कोई आदमी तो साहब 100 किलो का त्रिशूल लेकर चढ़ाई चढ़ते हैं। रास्ते में भी आपको त्रिशूल ही त्रिशूल गड़े दिखेंगे।
फिर गंभीर मुद्रा बनाकर कहता, पर सोच लीजिए, चढ़ाई कठिन है और करीब 7 किलोमीटर चलना भी पड़ता है। हम लोग सोच विचार में पड़ जाते, तभी वो अपना अंतिम अस्त्र चलाता। वैसे बाबूजी, घूमना तो बंगाली लोग जानते हैं, कोई स्पॉट नहीं छोड़ते, 15-15 दिन तक घूमते हैं। कीर्ति अक्सर उसके झांसे में आ जाती और कहती, ऐसी क्या बात है, हम भी चलेंगे। वो हल्की सी मुस्कुराहट बिखेरते हुए कहता, तो ठीक है, मैं कल सुबह हाजिर हो जाऊंगा। नन्हेलाल पूरा प्रोफेशनल ड्राइवर था। चढ़ाइयों, गोलाइयों और घुमावदार रास्तों को पार करने में उसे कोई दिक्कत न होती। सैकड़ों फीट गहरी खाई से कोई 2 फीट पहले जीप रोक कर कहता, देखिए जी घाटी का नजारा, और कुछ देर तक हमारी सांस ऊपर की ऊपर और नीचे की नीचे रह जाती। खड़ी चढ़ाइयों पर जाने कौन कौन सी तरकीबों से वो अपनी जीप चढ़ा लेता और सीधे ढलानों पर कच्ची सड़कों के बावजूद बड़ी सफाई से गाड़ी उतार ले जाता। संकरी सी जगह में गाड़ी मोड़कर हमें अचंभित कर देता और असंभव सी दिखने वाली ऊबड़ खाबड़ सड़कें आसानी से पार कर जाता। उस दिन भी पहाड़ी के ऊपरी सिरे पर जीप से उतरते हुए उसने कहा था, बस इस पगडंडी से सीधे नीचे उतर जाइए, 15 मिनट में झरना आ जाएगा। फिर रजत की ओर देखकर हंसते हुए कहा था, देखना जरा शेर वेर से बचकर जाना। हम लोग 15 मिनट से कुछ ज्यादा ही चल चुके थे, पर झरने का कहीं अता पता नहीं था। कीर्ति ने, जो मेरे कंधे का सहारा लेते हुए चल रही थी, हांफते हुए पूछा, कहाँ है भाई तुम्हारा झरना? नन्हेलाल तो कह रहा था 15 मिनट में आ जाएगा। चली जाओ, मिल ही जाएगा। ये लोग तो जानबूझकर कम समय बताते हैं, जिससे हमारे जैसे बाबू लोगों का उत्साह ठंडा न पड़े। इस बीच रजत ने, जो हम लोगों से आगे आगे चल रहा था, खुशी से उछलते हुए कहा, पापा वो रहा। हमने उसकी उठी हुई उंगली की तरफ देखा। आसपास के घने पेड़ों के झुरमुट को चीरती हुई एक पतली सी रजत रेखा कोई 100 फीट की ऊंचाई से गिर रही थी। नीचे से झरने का संगीत साफ सुनाई देने लगा था। स्पष्ट था कि हम पास आ गए हैं। पगडंडी जैसे अचानक खत्म हुई थी और नीचे काफी बड़ी चौरस जगह निकल आई थी, जिसका अंदाजा ऊपर से लगाना मुश्किल था। ऊपर से दिखने वाली प्रपात की क्षीण धारा नीचे आकर एक चौड़े कुंड में परिवर्तित हो गई थी, जहां से चट्टानों के बीच बहते हुए वो अनेक छोटे छोटे प्रपात बना रही थी। कई पर्यटक प्रपात से निकलने वाली इन धाराओं में पैर लटकाए बैठे थे। कई उनके बीच उभरी चट्टानों पर लेटे हुए थे या बैठकर खा पी रहे थे। किसी स्कूल की लड़कियां शायद पिकनिक मनाने वहां आई हुई थी और थोड़ा आगे जाकर 2-2, 4-4 के समूहों में खेल रही थी, नहा रही थी, धमा चौकड़ी मचा रही थी। प्रकृति ने एक अजीब आनंद लोगों में भर दिया था। हमने पानी से घिरी एक खाली चट्टान पर अड्डा जमाया और पानी में पैर डालकर बैठ गए। रजत और शुभ्रा ने अपने अपने कपड़े उतारे और पानी में उछल कूद मचाने लगे। वे उथले पानी में भाग रहे थे और एक दूसरे पर छींटे उछाल रहे थे। तभी अचानक एक आवाज आई, चलो कूदो, जाओ पानी में, जाते क्यों नहीं? मैंने मुड़कर देखा। थोड़ी दूर पर एक परिवार बैठा था। पिता लगभग जबरदस्ती अपने दोनों बच्चों को पानी में कूदने को प्रेरित कर रहा था। बच्चे शायद पानी से डरते थे और कूदने को तैयार नहीं थे। आसपास अधिकतर बच्चे पानी में खेल रहे थे। शायद इसी से पिता को लगा था कि उसके बच्चों को भी इसी तरह पानी में खेलना चाहिए। माँ हल्का सा प्रतिवाद करने की कोशिश कर रही थी। पिता ने उससे झिड़कते हुए कहा, तुम्ही ने बच्चों को डरपोक बना रखा है, सब खेल रहे हैं पर ये पानी में उतरते ही नहीं। फिर उसने एक बार और कोशिश की, पर इस बार बच्चों ने रोना शुरू कर दिया। पिता ने झुंझलाहट में उन्हें 1-2 हाथ जड़ दिए। वे चीख चीख कर रोने लगे। मुझे बड़ा अजीब सा लगा था। कीर्ति ने धीरे से मेरे कान में कहा था, वही हैं कैंटीन वाले। मुझे सुबह कैंटीन में उनका आगमन याद आ गया। हम लोग अपनी कोने वाली टेबल पर बैठे थे, सुबह का नाश्ता कुछ हल्की फुल्की गप्प के साथ निपटा रहे थे कि अचानक कैंटीन में कोलाहल सा होने लगा था।
दो छोटे छोटे बच्चे पैरों में चूं चूं करने वाले जूते पहने अचानक हॉल में चले आए थे और इधर उधर दौड़ते हुए खासा हल्ला मचाने लगे थे। उनके पीछे पीछे चेक्स की शर्ट पहने मोटी मूंछों वाला रुआबदार आदमी और इत्र से महकती भरे भरे शरीर वाली एक महिला भी आई थी। महिला ने बच्चों को अंग्रेजी में डांटते हुए कहा था, टीनू कम हियर, सिट डाउन। सोनू बेटे, आप कितना शोर मचा रहे हैं, कम हियर। लेकिन टीनू और सोनू यथावत शोर मचाते रहे थे। मोटी मूंछों वाले ने वेटर को अच्छा नाश्ता जल्दी लगाने की हिदायत दी थी और नाश्ता आने पर उसकी खराब क्वालिटी के लिए मैनेजर को फटकारा था। भरे भरे शरीर वाली महिला ने भी नाक भौं चढ़ाई थी, मगर वे बोली कुछ नहीं थी। मुझे लगा था कि ब्रेड ऑमलेट खाते समय, चाय बनाते समय या छुरी कांटों और कप प्लेटों को पति तथा बच्चों की ओर खिसकाते समय वे जरूरत से ज्यादा आवाज कर रही थी। कीर्ति ने धीरे से कह भी दिया था, हल्ला कितना कर रहे हैं। और मैंने हंसते हुए जवाब दिया था, सब तुम्हारी तरह थोड़े ही होते हैं, सॉफ्ट एंड स्वीट। उसने टेबल के नीचे से मेरा पैर दबाते हुए कहा था, शट अप। उन्होंने जल्दी जल्दी नाश्ता किया था और बाहर निकल गए थे। उनके जाने पर कैंटीन में एक बार फिर सुखद शांति छा गई थी। जब हम लोग बाहर आए तो वे बड़ी उद्विग्नता से गेट पर टहल रहे थे। शायद उनकी तय की हुई जीप नहीं आई थी। उनका और मेरा दो ही परिवार वहां थे, अतः मैंने सौजन्यवश आगे बढ़कर परिचय दिया था। मैं नरेश, राजधानी में रहता हूँ। उन्होंने अपना भारी हाथ मिलाते हुए कहा था, खन्ना, इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में इंजीनियर हूँ। बातचीत एक बार फिर टूट गई थी। मैं बच्चों के साथ खेलने लगा था और वे यथावत टहलने लगे थे। कुछ देर बाद उनकी जीप आ गई और वे चले गए थे। झरने पर बच्चों के साथ उनका व्यवहार मुझे अटपटा सा लगा। हम लोगों ने ऐसा प्रदर्शित किया जैसे उन्हें देखा ना हो और रजत शुभ्रा को लेकर आगे बढ़ गए। झरने ने जैसे हमें बांध लिया था। चट्टानों से टकराता उसका स्वच्छ जल, गिरने के स्थान से दूर दूर तक उड़ती फुहारें, मुख्य धारा पर बने छोटे छोटे अनेक प्रपात और पेड़ों के बीच से झांकती सूरज की स्वर्णिम किरणें, सब मिलकर एक ऐसे चुंबकीय आकर्षण की सृष्टि कर रहे थे जिससे निकल पाना मुश्किल था। हम वहां बैठे ही रहते अगर कीर्ति ने याद दिलाते हुए कहा ना होता, 5 बजने वाले हैं, चलो ऊपर चलें, नन्हेलाल 5 बजे आ जाएगा, आज सूर्यास्त भी तो देखना है। रजत और शुभ्रा के विरोध के बावजूद हम ऊपर जीप पहुंचने के स्थान पर आ गए। आज नन्हेलाल को आने में कुछ देर हो गई। हम लोग पत्थर पर बैठकर सुस्ताने लगे और रजत पास ही एक आदिवासी लड़की से चिरौंजी अचार खरीदने के लिए भाव ताव करने लगा। तभी खन्ना परिवार आते दिखा। वे करीब करीब भागते हुए आए और आते ही मुझसे पूछा, भाई साहब, हमारी जीप तो नहीं आई? अभी तो नहीं आई, पर आती होगी। अभी आप इन्हें नहीं जानते, ये जीप वाले बड़े बदमाश होते हैं। एक आदमी कई कई सवारियों को फंसा लेते हैं। इनको यहाँ छोड़ा, उसको वहां पटका, फिर इनकी बला से। आपने स्पॉट देखा या नहीं, इसकी इन्हें कोई चिंता नहीं, इन्हें तो बस पैसे चाहिए। देखिए, सवारी के सैर करते समय जीप तो खाली ही खड़ी रहती है। अगर ऐसे में ड्राइवर ने एक चक्कर और मार लिया तो इसमें सवारी का क्या नुकसान। अजी छोड़िए, सवारी को चूना लगाने के अलावा इन्हें और कोई काम नहीं। अब कल की ही बात है, हमारे ड्राइवर ने जी पहले 6 जगह दिखाने का वादा किया, फिर 5 ही दिखाकर वापस जाने लगा। हमने तो जी उसे पकड़ लिया, कहा हम तो अप्सरा विहार देखकर ही वापस जाएंगे। पहले तो वो टालम टोल करता रहा, लेकिन आखिर को उसे हमें अप्सरा विहार ले जाना ही पड़ा। क्यों रीना? उन्होंने एक विजयी मुस्कान से पत्नी की ओर देखा, जिसने हल्के से सिर हिलाकर सहमति प्रकट की। मैंने आगे बहस में कोई अर्थ न देखते हुए रजत के लाए चिरौंजी अचारों की तरफ ध्यान दिया। नन्हेलाल कोई 5:30 बजे पहुंच गया। आते ही बोला, चलिए सूर्यास्त देखना है। हम लोग जीप में चढ़ ही रहे थे कि खन्ना ने कहा, नरेश जी, हम लोगों की जीप तो आई नहीं, हम आपके साथ ही आ जाएं? आ जाइए, काफी जगह है। नन्हेलाल ने उनके बैठते ही गाड़ी बढ़ा दी।
ऊंची ऊंची पहाड़ियों, गोल चक्करदार रास्तों और सीधी खड़ी ढलाई का सिलसिला शुरू हो गया। कभी मैं पहाड़ियों के सौंदर्य पर अभिभूत होता, कभी वादी का दृश्य देख रोमांचित हो जाता और कभी पहाड़ों के नीचे चल रहे धूप छांव के खेल से चकित हो उठता। हम सभी अचानक चुप हो गए थे। प्रकृति का ऐसा आदिम सौंदर्य हमने पहले कभी न देखा था। चारों ओर एक सहज नीरवता छाई हुई थी और हमारी अपनी जीप की आवाज के अलावा कोई और आवाज सुनाई नहीं देती थी। रास्ते के बाईं ओर लगे साइन बोर्ड जैसे बातचीत से करते थे, सावधानी में ही सुरक्षा है, दुर्घटना से देर भली, 4 व्हील गियर लगाइए जैसे सुझाव देते हुए वे उस वीरान रास्ते में मानवीय पथ प्रदर्शक से नजर आ रहे थे। खन्ना बीच बीच में टोकते जा रहे थे, देखना भाई, पहुंचा देना, कहीं सूर्यास्त न निकल जाए, कल फिर आना न पड़े, आदि आदि। नन्हेलाल ने उनको कोई जवाब नहीं दिया। सूर्यास्त के समय से ठीक 10 मिनट पहले उसने जीप धूपगढ़ पहुंचा दी। धूपगढ़ हमारे मध्य प्रदेश का सबसे ऊंचा शिखर था। ऊपर चोटी पर थोड़ी सी समतल जगह थी जिस पर एक खूबसूरत डाक बंगला बना हुआ था। कई सैलानी वहां पहले से ही पहुंच चुके थे और अलग अलग जगहों पर खड़े होकर सूर्यास्त होने की प्रतीक्षा कर रहे थे। खन्ना परिवार ने जल्दी जल्दी उतरकर सबसे आगे खड़े लोगों के बीच जगह बना ली। हमने पीछे ही एक अपेक्षाकृत शांत स्थान चुना। धूपगढ़ आते समय मन में भय पैदा करने वाले पहाड़ों की ऊंची ऊंची चोटियां अब बौनी नजर आ रही थी। वादी की अतल गहराइयां हरे भरे जंगल से दूर दूर तक अटी पड़ी थी। मीलों दूर स्वर्णिम रेखा सी नदी गोल घूमती हुई बह रही थी। क्षितिज से कुछ ही ऊपर सूरज विशाल धधकती हुई लाल गेंद की तरह लटका हुआ था। बादल तरह तरह के आकार बनाते हुए पूरे आकाश में बिखरे थे और कभी कभी सूरज को अपनी ओट में छिपाने की कोशिश करने लगते थे, लेकिन सूरज उनसे बिना हार माने लाल और स्वर्ण रंगों की अद्भुत छटाएं बादलों के पीछे से बिखेर देता था। हरे, नीले, स्वर्ण, रजत, लाल, काले रंगों के इंद्रधनुष पल पल में बनते थे, बिगड़ते थे। आकाश नए रंग दिखा रहा था, धरती नए रंग ओढ़ रही थी। तभी मेरे बहुत निकट से आवाज आई, ये भी कोई सूर्यास्त है? ऐसा तो हमारे शहर में रोज होता है। मैंने देखा खन्ना परिवार जल्दी जल्दी कदम बढ़ाते हुए जीप की तरफ दौड़ा चला जा रहा था।